अरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल नेहा क्लासेस में। आज हम लोग जो देखेंगे क्लास 9th का टॉपिक है, का नाम है ग्रेविटेशन। तो क्लास 9th के टॉपिक ग्रेविटेशन के बारे में आज हम लोग देखेंगे। पहला है व्हाट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन कहता है द फोर्स बाय विच ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। वो फोर्स जिसके वजह से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल फॉल फ्रॉम ए ट्री, है ना। अगर एग्जाम्पल का देखें तो क्या हुआ, मान लीजिए कि ये एक ग्राउंड है और यहाँ पे एक ट्री का पेड़ है। यहाँ से अगर कोई एप्पल है, वो नीचे की तरफ फॉल करता है। क्यों? क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अर्थ अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करता है। और एप्पल भी अट्रैक्ट करता है, मगर अर्थ बड़ा है इसलिए एप्पल को ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। इसको कहते हैं ग्रेविटेशन। उसी तरह अर्थ जो होता है, ये सन है और इसके चारों तरफ अर्थ क्या करता है? रिवॉल्व करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। उसी तरह ये अर्थ है, इसके चारों तरफ मून रेवोलेट करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वो फोर्स जिससे एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेब का नीचे गिरना, अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना, मून का अर्थ के चारों तरफ घूमना। अब एक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था वो न्यूटन ने दिया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया? न्यूटन ने दिया। ठीक है। इसके अनुसार एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर ऑब्जेक्ट। यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं विथ ए फोर्स, एक फोर्स से। इस फोर्स का ही नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये कहता है कि मान लीजिए ये बॉडी है, इसका मास है m1, और एक दूसरा बॉडी है, इसका मास है m2। ठीक है। और ये इसके सेंटर से इस सेंटर के बीच की दूरी मान लीजिए कि r है। तो ये लॉ कहता है कि इसमें लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों बॉडी के मास के मल्टीपल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच के दूरी जो कि r है, के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दूं तो F इज इक्वल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो F इज इक्वल टू g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये g जो है, ये g एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी एक ऐसा कांस्टेंट जो कहीं नहीं बदलता है। ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं। और इस जी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ये जी कैसे करता है। तो यानी कि अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि जो ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशन एक तरह का फोर्स है जो दो बॉडियों के बीच में अट्रैक्शन पैदा करता है, यानी एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो होता है वो बेसिकली कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो जब एप्पल फॉल से नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटेशन, अर्थ मूव करता है सन के चारों तरफ ड्यू टू ग्रेविटेशन, मून मूव करता है अर्थ के चारों तरफ ड्यू टू ग्रेविटेशन।
फिर आया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ क्या है, इसको न्यूटन्स ने दिया था। ये कहता है कि यूनिवर्स का हर बॉडी दूसरे बॉडी को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, जो कि फोर्स दो चीजों पर डिपेंड करता है, दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी बॉडी बड़ा होगा तो फोर्स बड़ा लगेगा, और दोनों बॉडी के बीच में जो दूरी है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर उनकी दूरी ज्यादा है तो कम लगेगा, कम है तो ज्यादा लगेगा। इन दोनों को मिलाकर F प्रोपोर्शनल हो गया m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटा के एक कांस्टेंट देते हैं, इसका वैल्यू तो हम लोग देते हैं कांस्टेंट, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ रहा है। यहाँ पे F जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यहाँ का F ग्रेविटेशनल फोर्स है, G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 जो है बॉडी का मास है, और R जो है बॉडी का डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर। मैंने देखा यहाँ पे सेंटर इसीलिए लगाया था, सेंटर से डिस्टेंस। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वैल्यू ऑफ जी। जब जी का वैल्यू प्रैक्टिकली हम लोगों ने निकाला तो इसका नॉमरिकल वैल्यू आया है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर हम लोग बात करें इसका यूनिट कैसे निकला है, ठीक है, तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। F क्योंकि फोर्स है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं। एम मास है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी। एक दूसरा एम है वो भी मास है, इसका ऐसा यूनिट होता है केजी। और ये आर जो है डिस्टेंस है, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, क्योंकि दो है इसलिए मीटर स्क्वायर। तो अगर हम लोग बात करें न्यूटन इजिकल टू जी केजी इंटू केजी डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर, ये हो गया। अगर मैं इधर से इसको इधर भेज दूं, एन मीट, ये इधर से इधर चला जाएगा, ये साइड चेंज करेगा, नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये साइड चेंज करेगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा के जी इंटू के जी इज इक्वल टू जी। दैट्स इम्प्लाई टू जी इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। तो ये हो गया जी का यूनिट, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से अगर एग्जाम में कहता है कि जी का यूनिट बताइए, तो आप जी का यूनिट बताइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से आप जी का यूनिट बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो ये है जी का नॉमरिकल वैल्यू, और ये है जी का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, जो कि मैंने यहाँ डेवलप करके आपको दिखाया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी कैसे होता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की वजह से क्या क्या होता है। ग्रेविटेशन की वजह से ही कोई प्लानेट चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ या सोलर सिस्टम में बंधा हुआ है। जैसे मान लीजिए सन है, के चारों तरफ जितने भी प्लानेट है, अर्थ, मार्स, ये सब ग्रेविटेशन सिस्टम की वजह से इसमें बड़े हुए हैं। कॉज टाइड्स इन ओशन, ग्रेविटेशन की वजह से ही ज्वार भाटा टाइड से जाता है। एटमॉस्फेयर, अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है वो ग्रेविटेशन की वजह से ही बंधा हुआ है, नहीं तो ये सारे एटमॉस्फेयर यहाँ बंधे नहीं रहते, ठीक है। ग्रेविटेशन की वजह से ही हेल्प फॉल ऑब्जेक्ट टुवर्ड अर्थ, ग्रेविटेशन की वजह से ही कोई बॉडी अर्थ के नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, ग्रेविटेशन को भी हम लोगों ने समझा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा उसके बारे में अगर हम बात करें, तो पहला हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का देखा, ग्रेविटेशन कुछ नहीं है, एक फोर्स है जिसके वजह से एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशन की वजह से ही अर्थ पे सेब गिरता है या कोई चीज गिरता है, ग्रेविटेशन की वजह से ही मून के चारों तरफ अर्थ रिवोल्यूट करता है और मूव भी करता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशनल लॉ देखा हम लोगों ने, ग्रेविटेशनल लॉ किस पे डिपेंड करता है, दो बॉडी के मास के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उनके बीच के दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर हमने जी का वैल्यू देखा 6.67
इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी। फिर इस वैल्यू को हम लोगों ने निकाल कर देखा। फिर हम लोगों ने जी का ग्रेविटेशनल का इंपॉर्टेंस देखा। इसके वजह से ही सारे प्लैनेट अपने ऑर्बिट में बंधे हुए हैं। टाइड्स आता है, एटमॉस्फेयर अर्थ के साथ बंधा हुआ है, और कोई भी चीज अर्थ पे नीचे की तरफ गिरता है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा और समझा। अब हम लोग आते हैं नीचे, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। अब हम लोग देखते हैं फ्री फॉल। क्या नाम है टॉपिक नंबर 4, फ्री फॉल। When an object fall under the influence of gravity, only no other force is called free fall. मान लीजिए कि आप यहाँ छत पे हैं, ये आपका घर है, प्यारा सा घर, आप यहाँ छत पे खड़े हैं और आप अपने दोस्त को एक गेंद दे रहे, जस्ट ऐसे ड्रॉप कर दे, जस्ट ड्रॉप कर दे, और ये गेंद नीचे आ रहा है ड्यू टू इन्फ्लुएंस, मान लीजिए बॉल है, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, यानी अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से आ रहा है और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। ये बॉल कैसे गिरा है? फ्री फॉल, फ्री फॉल। बात समझ में आ रहा है? तो कोई भी चीज जब अर्थ की तरफ आता है ना, ड्यू टू ओनली ग्रेविटी, तो इसी को कहते हैं फ्री फॉल। उसमें और कोई भी दूसरा फोर्स नहीं लगा, यानी आप ये बॉल जस्ट ड्रॉप किए हैं, आपने ये बॉल क्या किया है? जस्ट ड्रॉप किया है, तो थ्रो नहीं किया है, ठीक है, ये बॉल जस्ट ड्रॉप हुआ है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। देखिए, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लीजिए वही जो पहला वाला एग्जांपल था, मान लीजिए यहाँ से आपने जस्ट बॉल को छोड़ दिया है, जस्ट ड्रॉप कर दिया है, ये बॉल नीचे की तरफ आ रहा है और ये बॉल में ग्रेविटी की वजह से, अर्थ ग्रेविटी मतलब अर्थ का फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ रहा है, तो इस पे जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा, तो हम लोग जी से दिखाते हैं, उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस जी को ही हम लोग कहते हैं, ये एक एक्सेलरेशन है जो कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डेवलप हुआ है, इसलिए इसका पूरा नाम है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका पूरा नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका नॉमेरिकल वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात करते हैं जी को फॉर्मूला वाइज कैसे निकालते हैं। जी का अगर हम लोग देखें, जी का वैल्यू होता है कैपिटल जी, पास में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, और रेडियस, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जी का वैल्यू जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? अर्थ के मास पे, अर्थ के रेडियस पे। बात समझ में आ रहा? और जी का जो क्या होता है? कैपिटल जी पे। ये कैसे आता है ये देखने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं इस बॉल का मास है एम, ठीक है, और ये अर्थ जो इसको खींच रहा है इसका मास है कैपिटल है, ठीक है, ठीक है, और ये जो है तब इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एफ कितना रहेगा? एफ इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉल, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं कि ये दूरी h जो है निग्लेजेबल है, तो सिर्फ अर्थ का रेडियस का स्क्वायर, ये है जी। और हम लोग पर जानते थे कि एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी भी होता है। यहाँ पे एम जो है मास है, जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर इक्वल कर देते हैं। एम जी इज इक्वल टू जी जी एम बाई आर स्क्वायर। एम एम कट गया तो जी इज इक्वल टू जी जी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया जी का फॉर्मूला। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप किया, ठीक है। तो यही होता है जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
अब देखिए जी जो होता है वो वैरी करता है, जी जो है ये कांस्टेंट जरूर है मगर ये अकॉर्डिंग टू कुछ कंडीशन वैरी करता है, ठीक है। ये क्या करता है, अगर ये मान लीजिए मैंने अर्थ लिया है, ये है पोल अर्थ का, ये मान लीजिए अर्थ का इक्वेटर है, इक्वेटर है, ठीक है। जी का मैक्सिमम वैल्यू अर्थ के पोल पे होता है, मिनिमम वैल्यू अर्थ के इक्वेटर पे होता है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ाते हैं जी का वैल्यू घटता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो जी का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होता है, वैल्यू कहाँ होता है, पोल पे, मिनिमम इक्वेटर पे, और हाइट बढ़ने पर ये घटता है। अब फ्री फॉलिंग बॉडी का फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे, आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे होगा v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी, ठीक है। क्योंकि जब g का डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा उसके हिसाब से प्लस माइनस हम लोग दे देते हैं जब, और फिर तो हम लोगों ने वहां पढ़ा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे होगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस टू जी एच। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, इसी पर नॉमेरिकल बनेगा। जब मैं नॉमेरिकल बनाऊंगा तो इस प्लस माइनस साइन को भी आपको समझाऊंगा, और वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि प्लस माइनस साइन का यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे u क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t क्या है फाइनल वेलोसिटी है, t क्या है टाइम है, और यहाँ पे s के जगह पर h कर दीजिए, h क्या है हाइट, ठीक है। कोई दिक्कत की बात? यहाँ तक हम लोग ने देखा और समझा। फिर आते हैं मास, ठीक है। टॉपिक नंबर 7, मास। मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर, किसी सबस्टांस के पास मान लीजिए सबस्टांस है, तो कितना अमाउंट है यही कहलाता है इसका मास। अमाउंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास, amount of matter is called mass। मास का एसआई यूनिट जो है वो है एसआई यूनिट केजी, और सीजीएस यूनिट है ग्राम। और याद रखेंगे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मास कांस्टेंट, मास चूंकि अमाउंट ऑफ मैटर है तो ये कहीं नहीं बदलता है, मास कांस्टेंट होता है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और मास कांस्टेंट रहता है, और एक जगह से दूसरे जगह जाने पर मास चेंज नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रिमेम्बर रखें, इस पर ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। तो ये हो गया मास। अब आते हैं वेट, अब आते हैं हम लोग वेट। अब हम लोग आते हैं वेट, जस्ट एक मिनट, हाँ। वेट, देखिए किसी बॉडी को अर्थ जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचता है वही कहलाता है वेट। यानी वेट जो है वो बॉडी पे लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है। तो वेट जो है अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू अर्थ बाई ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी। तो बेसिकली ये क्या है, वेट एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि अर्थ जो है बॉडी को अपनी तरफ खींचने के लिए लगाता है। उस अट्रैक्टिव फोर्स को ही हम लोग कहते हैं वेट, कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लीजिए इस बॉडी का मास m है, ठीक है।
तो इसका वेट जो होगा W इज इक्वल टू m मास ऑफ द बॉडी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। बात याद रखेंगे। और वेट चूंकि एक तरह का फोर्स है, अब फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन, इसलिए वेट का भी ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन। तो वेट का भी ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन। तो वेट एक तरह का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, इसलिए इसका भी यूनिट होगा न्यूटन। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। अच्छा, वेट जो होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने पर बदलता है, क्यों? क्योंकि जी का वैल्यू एक जगह पर जाने पर बदलता है, इसलिए वेट भी चेंज होता है। वेट बदलता है, चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? कि वेट जो होता है एम इंटू जी पे डिपेंड करता है, और जी जो होता है जगह प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, तो वेट भी चेंज होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे अगर आप देखेंगे अर्थ पर वेट किसी चीज का, मान लीजिए अर्थ पे किसी चीज का वेट 60 न्यूटन है, तो मून पे वेट इसका 6 टाइम कम हो जाएगा, तो मून पे उस आदमी का वेट जो हो जाएगा 10 न्यूटन। तो कोई बहुत अपने को मोटा मानता है ना, वेट के हिसाब से, तो मून पे चला जाए उसका वेट 10 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो जिम जाने की जरूरत नहीं है, मून पे चले जाइए, जस्ट जोक। हाँ, ठीक है। तो क्या होता है? तो वेट ऑफ अर्थ, किसी बॉडी का अर्थ पे वेट और का 6 टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा, तो उस बॉडी का मून पे वेट मिल जाएगा। ठीक है, तो अर्थ पे के वेट को 6 टाइम डिवाइड कर दीजिए, उस बॉडी का मून पे वेट आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तक मेरे ख्याल से सब समझ में आ रहा है। अब डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। मास अमाउंट ऑफ मैटर है, वेट ग्रेविटी फोर्स है। मास कांस्टेंट होता है, वेट चेंज होता है। मास का एसआई यूनिट केजी होता है और इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। मास मेजर बाय बैलेंस और मेजर बाय स्प्रिंग बैलेंस। मास जो होता है बीम बैलेंस से मेजर किया जाता है, और वेट जो होता है स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। मास बीम बैलेंस से मेजर किया जाता है, और वेट जो होता है स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। ये जो है बेसिक डिफरेंस है। मेरे ख्याल से यहाँ तक भी सब समझ गए। ठीक है, आते हैं उसके बाद थ्रस्ट। मान लीजिए कोई बॉडी है, उस पे फोर्स लग रहा है, ये कुछ एंगल ऑफ फोर्स लग रहा है, ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ये कुछ एंगल पर फोर्स लग रहा है, ये कुछ एंगल पर। तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। तो थ्रस्ट किस कुछ नहीं है, एक काइंड ऑफ फोर्स है, काइंड ऑफ फोर्स है। बस इसमें कंडीशन क्या है कि ये परपेंडिकुलर लगता है। कैसे लगता है? परपेंडिकुलर लगता है। तो जब कोई फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा तो उसी को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। तो लिखा है फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस। किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा उसी को कहेंगे थ्रस्ट। हर फोर्स थ्रस्ट नहीं हो सकता, मगर हर थ्रस्ट फोर्स है। जो जो ये हर थ्रस्ट एक तरह का परपेंडिकुलर फोर्स है। अब आते हैं प्रेशर। किसी बॉडी का मान लीजिए ये है एरिया, ये मान लीजिए बॉडी का एरिया है, ये मान लीजिए ये बॉडी का एरिया है, एरिया है एस, या ए लिख लीजिए, एरिया को एस नहीं लिखिए, ए लिखिए। मान लीजिए वो बॉडी का एरिया ए है, और इस पे थ्रस्ट जो लग रहा है, यानी कि फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है एफ, तो प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाई एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाई एरिया, तो P इज इक्वल टू एफ बाई एरिया। एफ का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर किसी बॉडी पे P 1 न्यूटन का फोर्स लगे 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे,
ये बोलाया जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 पास्कल। तो प्रेशर का एसआई यूनिट बेसिकली पास्कल है, पीए। याद रखेंगे, जब किसी बॉडी के 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगता है तो वही कहलाता है 1 पास्कल। कोई दिक्कत की बात नहीं। और प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स बाई एरिया या थ्रस्ट बाई एरिया के बराबर होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आते हैं, अगर कोई लिक्विड लेते हैं, मान लीजिए ये एक लिक्विड है, ठीक है, और ये इसमें लिक्विड, एक कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है। अब मान लेते हैं इस लिक्विड का डेंसिटी रो है, रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ पे डूबा हुआ है, जिसका ऊपर से हाइट है एच हाइट तक डूबा हुआ है, ठीक है। तब इसमें प्रेशर लगेगा P इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी एच, यानी कि बॉडी पर किसी लिक्विड के अंदर प्रेशर कितना लगेगा? रो जी एच। यानी अगर बॉडी लिक्विड के यहाँ ऊपर होगा, बॉडी यहाँ नीचे होगा, तो इस जगह प्रेशर ज़्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ पे एच ज़्यादा है, और इस जगह प्रेशर कम लगेगा। याद रखेंगे हाइट ऊपर से मेजर करना है, ये हाइट थोड़ा कम हुआ और ये हाइट थोड़ा ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? लिक्विड के डेप्थ पे डिपेंड करेगा, ऊपर से देखना है, यहाँ से हमको देखना है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ऊपर रहेगा उस पर प्रेशर कम लगेगा, जो नीचे रहेगा उस पर प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो बेसिकली प्रेशर जो होता है रो जी एच के बराबर होता है। मेरे ख्याल से ये बात भी आप लोग समझ गए कि प्रेशर किस पे बराबर होता है? रो जी एच के बराबर होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात करते हैं कि यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, जहाँ पे एच जो है हाइट ऑफ द लिक्विड, जो कि ऊपर से देखना है, रो जो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी जो है ग्रेविटी ऑफ द, जी ग्रेविटी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो यानी कि अब क्या होगा, अगर हम लोग बात करें तो प्रेशर इंक्रीज करेगा अगर डेप्थ इंक्रीज करेगा, जितना जितना आप नीचे डूबते जाएंगे प्रेशर इंक्रीज करेगा। इसीलिए जो समुद्र में जो लोग डाइव करते हैं, गोताखोर होते हुए स्पेशल टाइप का स्विमिंग सूट पहनते हैं, ताकि वो जब नीचे की तरफ जाए उस पर लगने वाले प्रेशर को ज़्यादा से ज़्यादा हैंडल कर पाए, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, तो P इज इक्वल टू रो जी एच होता है। प्रेशर बढ़ेगा जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे, इसलिए वो स्पेशल टाइप का सूट पहनते हैं, ठीक है। प्रेशर सेम एट सेम लेवल, मान लीजिए ये दो आदमी सेम है, एक छोटा आदमी है एक बड़ा आदमी, से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या शेप साइज अलग अलग है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का डेप्थ सेम है, दोनों एक ही तरह के लिक्विड में जा रहे हैं जिनका डेंसिटी सेम है, तो दोनों पर प्रेशर सेम लगेगा। प्रेशर जो होगा सेम डेप्थ पे सेम टाइप का ही लगेगा, अलग अलग नहीं होगा, यानी सेम लेवल पर सेम ही लगेगा। अब आते हैं बायोन्सी। बायोन्सी के बारे में बात करते हैं। बायोन्सी एक तरह का फोर्स ही है। जब कोई चीज लिक्विड में डुबाया जाता है, इमर्ज किया जाता है, तो लिक्विड जो होता है एक फोर्स उस पे ऊपर की तरफ लगाता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं बायोन्स फोर्स। क्या कहते हैं? बायोन्स फोर्स या बायोन्सी, इसको प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं बायोन्सी। कोई भी चीज जब लिक्विड में डुबाया जाता है तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन, किधर? अपवर्ड डायरेक्शन में, उसी को हम लोग कहते हैं बायोन्सी या बायोन्स फोर्स। लिखा है अपवर्ड फोर्स, ऐसा फोर्स अपवर्ड फोर्स बाय अ लिक्विड इमर्ज बॉडी इज कॉल्ड बायोन्स फोर्स, इज कॉल्ड बायोन्सी या बायोन्स फोर्स। कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ रहा? अच्छा, अगर बॉडी का वेट बायोन्स फोर्स से ज्यादा है तो बॉडी डूब जाएगा, अगर बॉडी का वेट बायोन्स फोर्स से ज्यादा है तो बॉडी सिंक कर जाएगा। अगर बॉडी का बायोन्स फोर्स उसके वेट से ज्यादा है या बराबर है तो बॉडी फ्लॉट करेगा, यानी तैरेगा। बात समझ में आ रहा? कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कोई भी बॉडी जब किसी पानी में डुबाया जाता है या किसी भी लिक्विड में डुबाया जाता है, तो वो लिक्विड एक ऊपर की तरफ फोर्स देता है, उसे कहते हैं बायोन्स फोर्स। बॉडी का बायोन्स फोर्स बॉडी के वेट से ज्यादा है या उसके बराबर है
तो बॉडी फ्लोट करेगा, वो डूबेगा नहीं। अगर बायोन्स फोर्स से वेट ज्यादा है तो बॉडी सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। अब आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। Archimedes principle: when a body is immersed in a liquid, it experiences an upward force equal to weight of the liquid displaced by it। तो ये कहता है कि मान लीजिए अगर एक बॉडी को किसी लिक्विड में गिराया जाता है, तो बॉडी जो होगा, अगर मान लीजिए बॉडी है, तो बॉडी एक बायोन्स फोर्स ऊपर की तरफ पाएगा, इसको अप थ्रस्ट भी कहते हैं, ऊपर की तरफ पाएगा। ठीक है, ये बायोन्स फोर्स कितने के बराबर होगा? तो ये बॉडी जितना पानी को डिस्प्लेस किया है, जितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर। ये बॉडी जितना लिक्विड को मान लीजिए बॉडी जो है इतना लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, तो इस लिक्विड का आप वेट निकाल लीजिए, उस वेट के बराबर ही इसको बायोन्स फोर्स मिलेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब कोई बॉडी किसी पानी में डुबाया जाता है तो वो बॉडी पर एक बायोन्स फोर्स लगता है, जो कि बॉडी को ऊपर की तरफ लगता है, बॉडी के ऊपर की तरफ लगता है, बॉडी को ऊपर की तरफ ढकेलता है। बायोन्स फोर्स कितना लगेगा? उतना ही लगेगा जितना बॉडी ने पानी या लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर। मान लीजिए बॉडी ने 1 गिलास पानी को डिस्प्लेस किया, तो उस 1 गिलास पानी का वेट निकाल लीजिए, वो जितना वेट आएगा बॉडी पे उतना ही बायोन्स फोर्स लगेगा। मेरे ख्याल से बात यहाँ तक समझ में आई। आते हैं, एक वर्ड होता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम is called डेंसिटी। किसी बॉडी का मास पर यूनिट पे कितना है वही कहलाता है डेंसिटी। यानी डेंसिटी को अगर हम लोग दूसरी तरह से कहें तो डेंसिटी को हम लोग रो से दिखाते हैं, ये बॉडी का मास डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम, इसी को कहते हैं डेंसिटी। किसी बॉडी का डेंसिटी फिक्स होता है और सेम तरह का बॉडी मास कैसा यूनिट होता है? केजी। अब वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, इसलिए डेंसिटी कैसा यूनिट होता है? केजी पर मीटर क्यूब। अब एक वर्ड है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? किसी भी सबस्टेंस का डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर, इसका डेंसिटी का जो रेशियो होता है उसे कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। यानी डेंसिटी ऑफ द एनी सबस्टेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इसके रेशियो को हम लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्योंकि दोनों ही डेंसिटी है इसलिए डेंसिटी का यूनिट कट जाता है, इसका यूनिट केजी मीटर पर क्यूब, इसका भी केजी मीटर पर क्यूब कट गया, इसलिए डेंसिटी का कोई भी रिलेटिव डेंसिटी का नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी और स्मॉल जी, डेरिवेशन ऑफ जी और इसका वैल्यू, मास और वेट में डिफरेंस, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रेशर फार्मूला, वेट ऑन मून, ये सब चीजें आप याद रखेंगे। इस टॉपिक में मैंने एक शॉर्ट साइज का नोट्स बनाया बस आपको, ताकि जस्ट रिकैप किया जा सके। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग का ऑफलाइन क्लास चलता है सॉल्ट लेक में, कोलकाता 64 में, और ऑनलाइन क्लास के लिए संपर्क कीजिए 7003414801 पे आप कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।